वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम 19 मार्च की समसामयिक घटनाओं को देखने वाले। क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। आज का मोटिवेशन कोड है, सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास है। अगर आप सकारात्मक सोच के साथ निरंतर प्रयास करेंगे, एक ही पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर, जो आप जिस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हो, जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हो, इस जॉब में जाने के लिए, वहाँ पर उस मंजिल पर पहुँचने के लिए आप में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। आपको धैर्य रखना होगा और धैर्य के साथ निरंतर मेहनत करनी होगी, तो आप सफल जरूर होंगे। तो लगातार आप क्लास देखते रहिए, सपोर्ट करिए, जल्द से जल्द जो हो सके आप जितना मेरा सपोर्ट कर सके उतना करिए, ताकि मुझे भी प्रेरणा मिले, मैं आपकी और भी क्लासें ले लूँ। आपको ही पता है, अगर आप क्लास भी लेते हो तो आपको पता है कि मेहनत कितनी लगती है। तो मेरी आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा चैनल को ज़रूर शेयर कर दीजिए, ताकि मेरी भी हेल्प हो जाए। आइए हम देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वर्ष 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक खेलों में किसे शामिल करने की मंजूरी दी है? तो 2028 में जो लॉस एंजिल्स में ओलंपिक होंगे, यहाँ पर मुक्केबाजी को पुनः शामिल कर लिया गया है। मुक्केबाजी को यहाँ शामिल करने की मंजूरी दी है ओलंपिक में। 2028 में 34वें क्रम के ओलंपिक कहाँ पर होंगे? लॉस एंजिल्स यूएसए में होने वाले हैं 34वें क्रम के ओलंपिक। और जो IOC है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसने बॉक्सिंग मुक्केबाजी को मंजूरी दी है कि वापस इसे शामिल कर लिया जाएगा ओलंपिक खेलों के रूप में। तो बॉक्सिंग मुक्केबाजी को शामिल किया गया है। और अभी जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, इसकी 144वें क्रम, जो 144वां सत्र है, इसका आयोजन कहाँ पर? ग्रीस में हुआ था। यहाँ पर इसे मंजूरी दी गई है। इससे पहले जो 141वें क्रम की बैठक थी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, इसका आयोजन मुंबई में हुआ था, भारत में। और यहाँ पर मंजूरी दी थी जो पुरुष क्रिकेट है, इसे T20 फॉर्मेट में शामिल किया जाएगा, पुरुष क्रिकेट को। फर्स्ट बार भारत में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जो बैठक कब होती है? तो 1983 में होती है, दिल्ली में। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में अगर देखोगे आप, तो 23 जून 1894 में इसकी स्थापना होती है, इसलिए 23 जून को हम ओलंपिक डे के रूप में मनाते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो लुइसान है, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और थॉमस बोक वर्तमान में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के हेड है। अगर पेरिस ओलंपिक के बारे में देखें, अभी पहले जो 2024 में है, पेरिस ओलंपिकों का आयोजन हुआ था कहाँ पर? फ्रांस में। किस क्रम के तहत? तो 33वें क्रम के थे पेरिस ओलंपिक। शुभंकर इसका फ्रीज था। भारत की ओर से सेफ डी मिशन को नियुक्त हुए थे इस ओलंपिक के लिए? गगन नारंगजी दे, सेफ डी मिशन। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन था? PV सिंधु, जो कि बैडमिंटन की खिलाड़ी है। और शरद कमल जी, जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी है, हमारे उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे। समापन समारोह में ध्वजवाहक मनु भाकर, जो कि शूटिंग से संबंधित है। और PR श्रीजेश, जो हॉकी से संबंधित है, यह समापन समारोह में ध्वजवाहक थे। कौन सा स्थान रहा? भारत की रैंक कौन सी रही है? तो 71वें स्थान पर रहा था भारत यहाँ पर। और भारत ने कुल 6 पदक जीते थे, 0 गोल्ड, 1 सिल्वर पदक नीरज चोपड़ा द्वारा, और 5 कांस्य पदक जीते गए थे। कांस्य पदक भारत के लिए पहला मनु भाकर जी द्वारा जीता गया था। दूसरा पदक मनु भाकर और सरबजोत सिंह के द्वारा शूटिंग में जीता गया था। तीसरा पदक है भारत के लिए किसने जीता था? तो भारत के लिए तीसरा पदक जो 50 मीटर एयर राइफल में जीता गया था। और चौथा पदक भारत के लिए किसने जीता था? तो जो हॉकी टीम में भारतीय, इसने स्पेन को हराकर चौथा कांस्य पदक जीता था भारत के लिए। और जो अमन सहरावत है, इन्होंने कुश्ती में भारत के लिए 5वां कांस्य पदक जीता था, ये आपको ध्यान रखना है। और जो तीसरा है, यह किसने जीता था कांस्य पदक? तो जो स्वप्निल कुशाले है, स्वप्निल कुशाले ने 50 मीटर एयर राइफल है, इसमें कांस्य पदक जीता था। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में फ्रंटियर सीड प्रशांत कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? तो फ्रंटियर सीड प्रशांत कार्यक्रम ADB, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। फ्रंटियर सीड प्रशांत कार्यक्रम ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा जारी किया गया है। और प्रशांत महासागर के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर के विकास के लिए इसे प्रारंभ किया गया है। अर्थात जो प्रशांत महासागर का जो क्षेत्र है, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर के विकास के लिए इसका प्रारंभ किया गया है, प्रशांत कार्यक्रम का। और स्थानीय पूंजी बाजार, जो लोकल इंडस्ट्रियल है, यहाँ पर स्थानीय
पूंजी बाजार को मजबूत करने के लिए और उसे बढ़ावा देने के लिए प्रशांत कार्यक्रम प्रारंभ किया गया एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर बात करें तो 1966 में इसकी स्थापना होती है। अगर सदस्यों की बात करें तो 69 इसके कुल सदस्य देशों की संख्या है और अभी लेटेस्ट नवीनतम इसका सदस्य देश इजराइल बना है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है तो मनीला फिलीपींस में एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है। विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है तो जो प्रशांत महासागर है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। सेकेंड सबसे बड़ा महासागर हमारा अटलांटिक महासागर है और तीसरा सबसे बड़ा महासागर हमारा हिंद महासागर है, ध्यान में रखिएगा। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को होती है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। IMF की बात करें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अगर इसकी बात करें तो इसकी स्थापना 1944 में जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ था USA में, तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन के तहत IMF जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है और वर्ल्ड बैंक विश्व बैंक इन दोनों की स्थापना होती है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन से, इसलिए इन्हें जुड़वा बहनें भी कहा जाता है IMF और वर्ल्ड बैंक को। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है तो वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है IMF का। अगर न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो यह किसकी बैंक है तो ब्रिक्स संगठन है इसकी बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। और अभी इसका नवीनतम सदस्य कौन बना है तो अल्जीरिया इसका नवीनतम सदस्य बना है। G20 का 21वां नवीनतम सदस्य कौन बना था तो जो अफ्रीकन यूनियन है यह नवीनतम सदस्य बनी थी जो G20 है इसकी। अगर बात करें G7 की अध्यक्षता किसने की थी इस बार 2024 में तो इटली के पुगलिया में इसका आयोजन होता है। अगर आसियान की बात करें तो आसियान का अभी नवीनतम देश सदस्य कौन बना है तो तिमोर लिस्ते आसियान का नवीनतम सदस्य देश बना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में नॉर्वे के वर्ष 2025 के होलनबर्ग पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है तो नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है होलनबर्ग पुरस्कार और इसके लिए गायत्री चक्रवर्ती जी को चुना गया है। होलनबर्ग पुरस्कार 2025 यह नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है और $5.40 लाख जो इसकी अवार्ड की राशि है होलनबर्ग पुरस्कार की और गायत्री चक्रवर्ती जी को दिया गया है। और ये किस क्षेत्र से संबंधित है तो यह सिद्धांतकार और साहित्यकार है जिन्हें होलनबर्ग पुरस्कार दिया गया है गायत्री चक्रवर्ती जी को। अभी हाल ही में जयश्री वेंकटेशन को कौन सा पुरस्कार दिया गया है तो यह भारत की पहला व्यक्ति है या भारत के पहले हैं जिन्होंने जयश्री वेंकटेशन पहले जिन्होंने आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए जो रामसर अवार्ड दिया जाता है तो रामसर अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय को ने जयश्री वेंकटेशन है और अभी इन्हें हाल ही में दिया गया है। नॉर्वे की अगर बात करें तो ओस्लो इसकी राजधानी है और यहीं पर शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगर नॉर्वे स्वीडन और फिनलैंड इन्हें कौन सी कंट्री कहा जाता है तो नॉर्वेजियन कंट्री किसे कहा जाता है नॉर्वे स्वीडन और फिनलैंड को। और झीलों का देश भी किसे कहा जाता है तो झीलों का देश भी फिनलैंड को कहा जाता है। नहरों का देश किसे कहा जाता है तो पाकिस्तान को नल्ला को नहरों का देश कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने श्री एस रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ कहाँ किया है तो वी नारायणन जी द्वारा श्री एस रामकृष्ण थर्मल रिसर्च सेंटर का शुभारंभ IIT मद्रास में किया गया है। इसरो के हेड है वी नारायण जी, इन्होंने श्री एस राधाकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर इसकी आधारशिला IIT मद्रास में रखी है और ये किस कार्य के लिए स्थापित किया गया है तो शीतलन प्रणाली पर कार्य करने के लिए, शीतलन प्रणाली पर रिसर्च करने के लिए स्थापित किया गया है श्री एस रामकृष्णन थर्मल रिसर्च सेंटर और कहाँ पर IIT मद्रास में। नेक्स्ट जनरेशन का यह थर्मल पावर होगा और स्पेस मिशन के लिए यह कार्य करेगा, अर्थात जो स्पेस मिशन में जाने के लिए जो ईंधन है उसको जो शीतलन की आवश्यकता होती है उस क्षेत्र में यह कार्य करेगा। इसरो के बारे में देखें तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ बेंगलुरु में है। विक्रम साराभाई इसके पहले हेड थे जो कि भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक भी कहे जाते हैं। 11वें हेड अभी हाल ही में वी नारायण जी बने। इनसे पहले कौन थे तो एस सोमनाथ जी थे इससे पहले। अभी इनका लॉन्च पैड कहाँ पर है, इसरो अपने रॉकेट को कहाँ से प्रक्षेपित करता है तो श्रीहरिकोटा जो सतीश धवन प्रक्षेपण केंद्र है श्रीहरिकोटा पुलिगढ़ झील पर आंध्र प्रदेश में, यहाँ से रॉकेट प्रक्षेपित किए जाते हैं। और सेकेंड प्रक्षेपण केंद्र कहाँ पर स्थापित होगा तो कुलशेखरपट्टनम में जो इसका सेकेंड स्पेस स्टेशन है वह स्थापित करने की घोषणा की गई है और कुलशेखरपट्टनम कहाँ पर है तमिलनाडु में। अब कुछ इसरो के मिशन देख लेते। आदित्य L1 की बात करें तो यह PSLV C-57 के द्वारा भेजा गया था और L1
L1 अर्थात ये लोंग्रेजियन 1 पॉइंट पर गया था सूर्य के अध्ययन के लिए। चंद्रयान थर्ड को LVM थर्ड M4 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। EOS 08 जो अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है 08, इसे SSLV D3 शॉर्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D3 इसके द्वारा भेजा गया था। NVS 02 जो उपग्रह था जो नेविगेशन से संबंधित है हमारा, जिसे नाविक जो नेविगेशन सिस्टम है हमारा उससे संबंधित है, यह GSLV F15 के द्वारा भेजा गया था। और ये सोवा मिशन भी था जो इसरो का। प्रोवा उपग्रह को हमने PSLV C59 के द्वारा लॉन्च किया था। स्पेडेक्स मिशन को PSLV 60 और एक्सपोसेट को हमने PSLV C58 के द्वारा लॉन्च किया था। चंद्रयान फर्स्ट को हमने किसके द्वारा लॉन्च किया था, तो जो PSLV C11 है इसके द्वारा हमने चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया था। और जो मंगल मिशन गया था हमारा मोम जो मिशन है यह किसके द्वारा गया था, तो PSLV C25 के द्वारा हमने मंगल मिशन को प्रक्षेपित किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में पहली बार एशिया के बाहर कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ प्रारंभ होगा, तो एशिया के बाहर पहली बार इंग्लैंड में आयोजित होगा जो कबड्डी विश्व कप 2025 है। कबड्डी विश्व कप 2025 इसका होस्ट कौन है, तो इंग्लैंड इसका होस्ट होने वाला है इस बार। और एशिया से बाहर पहली बार कबड्डी विश्व कप का आयोजन होने वाला है। 2019 में जो कबड्डी विश्व कप है इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, मलेशिया में हुआ था। और इसका विजेता कौन रहा था, तो मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में भारत इसका विजेता रहा था कबड्डी विश्व कप 2024 का। अगर बात करें कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं एक टीम में। और किस देश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी, तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। प्रो कबड्डी लीग का विजेता अभी हाल ही में कौन रहा है, तो हरियाणा अभी प्रो कबड्डी लीग का विजेता रहा था। और उप विजेता पटना पायरेट्स जो है उप विजेता रहा था। खो खो वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो खो खो वर्ल्ड कप का आयोजन अभी हुआ था भारत में। और इसका विजेता कौन रहा है, तो मेल और फीमेल दोनों में भारत विजेता रहा था खो खो वर्ल्ड कप का। और खो खो में कितने खिलाड़ी होते, 9 खिलाड़ी होते। एशियाई हॉकी चैंपियनशिप इसका आयोजन भी जो एशियाई हॉकी चैंपियनशिप है इसका विजेता भी कौन रहा है, तो मेल और फीमेल दोनों में भारत विजेता रहा है एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का। 45वां शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ पर हुआ था, हंगरी में इसका आयोजन होता है। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। तो 45वें शतरंज ओलंपियाड में भी मेल और फीमेल में कौन विजेता रहा है, तो मेल और फीमेल दोनों में भारत विजेता रहा है शतरंज ओलंपियाड में भी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकासम योजना किसने प्रारंभ की है, तो राजीव युवा विकासम योजना तेलंगाना सरकार प्रारंभ करती है। राजीव युवा विकासम योजना तेलंगाना सरकार ने प्रारंभ किया है। यहाँ के CM वर्तमान में रेवंत रेड्डी जी है। और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है राजीव युवा विकासम योजना है। SC ST इसमें इसके अंतर्गत ST SC को भी जो बेनिफिट मिलेगा, माइनॉरिटी वर्ग को भी, और जो OBC है पिछड़ा वर्ग सभी को इसमें जो है लाभ मिलने वाला है, या सभी जो कास्ट है लाभान्वित होंगे। और इसके लिए 6,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अगर आप 1 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो इस पर 80% की जो सब्सिडी दी जाएगी। अगर 2 लाख तक का लोन अगर आप लेते हैं इस स्कीम के तहत तो 70% की सब्सिडी मिलेगी आपको। और जो 3 लाख रुपए तक का अगर आप लोन लेते हैं तो 60% की जो आपको सब्सिडी 60% सब्सिडी आपको प्रदान की जाएगी। तेलंगाना की अगर बात करें तो यहाँ की प्रमुख योजनाएं कौन सी, तो रायथू योजना तेलंगाना की है। इंदिरा अम्मा योजना यह भी तेलंगाना की है। तेलंगाना एक स्टेट के रूप में कब अस्तित्व में आया, तो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर यह स्टेट बनता है। और वर्तमान में इसकी राजधानी क्या हो चुकी है, हैदराबाद इसकी राजधानी हो चुकी है। ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को जीता गया था। और हैदराबाद का स्वाधीनता दिवस कब मनाने की घोषणा की है, तो 17 सितंबर को जो हैदराबाद का स्वाधीनता दिवस मनाने की घोषणा की है गृह मंत्रालय ने। हरियाणा ने भी अभी हाल ही में महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह प्रदान करने के लिए लाड़ो लक्ष्मी योजना प्रारंभ की है, किसके द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में मानव कोरोना वायरस HKU फर्स्ट का मामला कहाँ दर्ज हुआ है, तो यह कोरोना के समान है इसलिए इसका नाम मानव कोरोना वायरस रखा है। और इसका पहला मामला अभी भारत के कोलकाता में देखा गया है एक महिला में। HKU फर्स्ट मानव कोरोना वायरस का यह पहला केस आया है कोलकाता में, वेस्ट बंगाल में। कोलकाता वेस्ट बंगाल में एक महिला में पहली बार जो है मानव कोरोना वायरस का यह मामला देखा गया है HKU फर्स्ट का। और इसमें फ्लू जैसे लक्षण है, यह कोरोना वायरस से कम घातक है, कम खतरनाक है
कोरोना वायरस से। फ्लू जैसे लक्षण होते हैं, इसमें हल्का खांसी जुकाम होता है और जो श्वसन तंत्र है हमारा उसे प्रभावित करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को। हांगकांग में इसकी शुरुआत हुई थी, अर्थात सबसे पहले हांगकांग में इसमें केस देखा था और भारत में पहला केस कहाँ पर देखा गया है, कोलकाता में। और अगर ये इसका वायरस कौन सा है तो आरएनए वायरस है इसका। अगर कोलकाता के बारे में देखें तो कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है, हुगली नदी के किनारे स्थित है और यह किसकी एक वितरिका है, तो जो गंगा नदी है उसकी एक वितरिका है हुगली नदी। भारत का फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा भी कहाँ पर प्रारंभ होगी, यह भी कोलकाता में होगी। इंडियन स्टैटिक जो इंस्टीट्यूट है इसको स्थापित किया गया था पीसी महालोबिस के द्वारा और कहाँ पर है, यह भी कोलकाता में स्थित है। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट भी कहाँ पर है, यह भी कोलकाता में है। और फर्स्ट उड़ान यात्री कैफे कहाँ पर प्रारंभ हुआ था अभी, तो यह सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट पर प्रारंभ हुआ था, कोलकाता में। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो महाराष्ट्र में पहले मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज के। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के द्वारा घोषणा की गई है कि महाराष्ट्र के ठाणे में जो भिवड़ी जो स्थान है, ठाणे के भिवड़ी स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज के मंदिर को बनाया जाएगा और ये पहला मंदिर होगा छत्रपति शिवाजी महाराज का। और वीरता और शौर्य का प्रतीक होने वाला है छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर। और ठाणे के जो भिवड़ी है, महाराष्ट्र में ठाणे के भिवड़ी में यह मंदिर बनाया जाएगा। विजय कुमार पाटिल जी इस मंदिर के डिजाइनकार होने वाले हैं। जो मंदिर के वास्तुकार है यह विजय कुमार पाटिल जी होंगे और जो छत्रपति शिवाजी महाराज है इनकी मूर्ति के वास्तुकार अरुण योगीराज जी रहेंगे। और अरुण योगीराज जी वही व्यक्ति है जिन्होंने रामलल्ला, जो राम भगवान इनकी मूर्ति को बनाया था। भारत में छापामार या गोरिल्ला युद्ध पद्धति का जनक किसे माना जाता है, तो यह शिवाजी महाराज को माना जाता है। और अष्टप्रधान जो अष्टप्रधान है, अष्टप्रधान किसके जो शासनकाल में थे, तो दो अष्टप्रधान है, यह शिवाजी की परिषद थी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है, तो डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन को राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का सीईओ बनाया गया है। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन इसका सीईओ किसे बनाया गया है, तो डॉक्टर शिव कुमार कल्याणरम को इसका जो सीईओ बनाया गया है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री खुद राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन के अध्यक्ष होते हैं। और ये रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने का कार्य करता है, रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में कार्य करता है राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन। और डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन इसके हेड बने। अभी 2023 में इसकी स्थापना होती है। कुछ हेड देखते प्रमुख कौन कौन से हेड अभी किस आयोग के हैं या किस संगठन के। इसरो के हेड वर्तमान में वी नारायण जी है जो कि 11वें क्रम के हैं। आरबीआई के गवर्नर अभी संजय मल्होत्रा जी बने। जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसके हेड अभी ज्ञानेश कुमार जी बने। 51वें क्रम के हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो जस्टिस संजीव खन्ना जी बने। और केग हमारे जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है अभी संजय मूर्ति जी हमारे केग बने। नेक्स्ट प्रश्न देखते अंतिम, हाल ही में 62 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए, तो भाई साहब 62 वर्ष की उम्र में इन्होंने पदार्पण किया है, डेब्यू किया है, तो ये मैथ्यू ब्राउनली है। जो मैथ्यू ब्राउनली है इन्होंने डेब्यू किया है 62 वर्ष की उम्र में। मैथ्यू ब्राउनली, यह 62 वर्ष की उम्र में मैथ्यू ब्राउनली ने T20 क्रिकेट में डेब्यू किया है और ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन चुके हैं मैथ्यू ब्राउनली डेब्यू करने वाले। और इन्होंने किस टीम से संबंधित है, तो फोकलैंड की जो टीम है इससे यह खिलाड़ी है और कोस्टरिका टीम के खिलाफ इन्होंने डेब्यू किया है। अभी हाल ही में सुनील छेत्री ने संन्यास के बाद पुनः अभी वापस से खेलने का निर्णय लिया है। तो सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है, तो ये फुटबॉल के खिलाड़ी है। स्टीव स्मिथ, इन्होंने भी संन्यास की घोषणा की है अभी चैंपियनशिप में हारने के बाद। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है स्टीव स्मिथ जी। अब हम कल के प्रश्नों को देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन को क्रियान्वित करने की मंजूरी दी है, तो किसके, जाक्सा जो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी इसके सहयोग से। हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिए, तो त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में अभी स्टुअर्ट यंग के द्वारा शपथ ली गई है। भारत ने इटली में आयोजित विशेष ओलंपिक शीतकालीन खेलों में कितने पदक जीते, तो 33 पदक जीते भारत के द्वारा। 128 नए चंद्रमा के साथ सर्वाधिक 274 चंद्रमा वाला ग्रह कौन सा बन गया है, तो यह शनि ग्रह बना है आपका। शहरी कार्गो सेवा शुरू करने वाला पहला मेट्रो रेल कारपोरेशन कौन बना है, तो पहला मेट्रो रेल कारपोरेशन कौन बन गया है, यह दिल्ली बना है।
15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? झारखंड के द्वारा जीता गया है, हरियाणा को हराकर। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2025 कब मनाया गया? तो यह 16 मार्च को मनाया जाता है, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। वर्ष 2024-25 के लिए किसे DSII का दर्जा दिया गया है? तो 3 इंश्योरेंस के जो बीमा सेक्टर से संबंधित है, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, LIC और GIEC रे, इन्हें दिया गया है DSII का दर्जा। हाल ही में पूर्वोत्तर में केसर की खेती को बढ़ावा देने के लिए नेक्टर को स्थायी परिसर की आधारशिला कहाँ रखी है? तो नेक्टर के स्थायी परिसर की आधारशिला शिलोंग में रखी गई है। हाल ही में पाइप पेयजल आपूर्ति प्रबंधन प्रणाली के लिए BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला जल बोर्ड कौन सा है? तो बेंगलुरु जल बोर्ड है जो पहला प्रमाणन प्राप्त करने वाला। अब 19 मार्च अर्थात आज के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देख लेते। अगर क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट लगती है आपको और आपको बेनिफिट हो रहा है, आप चाहते हैं कि आप मेरी कुछ हेल्प कर सकें, तो आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप क्लास को शेयर जरूर करें। मैं चाहता हूं कि जल्द से जल्द जो हमारा परिवार 3000 लोगों का या 3000 का बन जाए, तो 3000 का केक हम इसके बाद काटेंगे। जब हम 3000 की फैमिली बन जाएंगे तो मुझे उम्मीद है आप जल्द ही इस आंकड़े तक पहुंचाने में जो है अपना प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने वर्ष 2028 के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव युवा विकासम योजना किसने प्रारंभ की है? तेलंगाना सरकार ने। मानव कोरोना वायरस HKU फर्स्ट का मामला कहां पर दर्ज हुआ है? पहली बार कोलकाता में। छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित मंदिर का उद्घाटन कहां हुआ है? तो यह महाराष्ट्र में उद्घाटन हुआ है, ठाणे में। राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन का CEO किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन जी को नियुक्त किया गया है। 65 वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए? तो यह मृत्यु ब्राउनली बन गए। धन्यवाद, जय हिंद।